हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार आज की वीडियो होगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो रियल एंटरटेनमेंट से है एंड शोएब चौधरी की वीडियो है। और वीडियो का टाइटल जो है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। पेट्रोल टू बी ₹15 पर लीटर, इंडियन मिनिस्टर नितिन गडकरी आइडिया। अब वीडियो का टाइटल देख के लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली वीडियो, तो वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बात और, अगर अब तक आपने ड्रीम लव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, कब करोगे, और प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली का मिलता रहे और आप यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहें। अब बिना देर किए, बिना चूचे पड़ किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ एंड इसको बिल्कुल मत करिएगा। मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में फ्यूल 15 रुपए लीटर हो सकता है अगर वो एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सुनने में आता था रशिया से ऑयल आएगा तो शायद ऑयल की कीमत पाकिस्तान में कम होगी, जबकि ऑयल आने के बावजूद भी बढ़ती नजर आई है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे कि क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है, क्या हमें भी इन चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और क्या इंडिया में ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और आने वाले टाइम में वहाँ 15 रुपये लीटर फ्यूल हो सकता है। पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को पे काम कर सकेंगे या इस तरीके से हो? आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है फैक्स फ्यूल को लेके। राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि 60% इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो इस हिसाब से पेट्रोल का दाम 15 रुपीज़ पर लीटर हो सकता है। इससे फ्यूल इंपोर्ट भी कम होगा और किसानों के घर तक पैसे भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इससे प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ये है पूरी कहानी, जिससे कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 15 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक तरह से सभी को इसके लिए बड़ी राहत मिलेगी। तो इसी पर चर्चा हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान में। आइए चलिए देखते हैं पूरी कहानी में अब होता क्या है, क्योंकि वहाँ का रिएक्शन इस वक्त खास करके जानने लायक है। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बातचीत। देखिए 1991 में इंडिया में जो है वो इस्तिलाहात आई थी जी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है। उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है। हम मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुआशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो रिफॉर्म्स जो है वो जो इंडिया अभी जो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर आप देखें और 1991 का सिनेरियो आप इंडिया का देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों ने बड़ा सा प्रेशर उन्होंने फेस करके ये सारी चीज़ें, इन हालात को सरवाइव करके वो रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो गए। सही है। 1991 की अगर बात करें, आईएमएफ के साथ भी उनके डील चल रही थी। 93 में उनका वो डील खत्म हुई, जो उन्होंने आईएमएफ से अपनी जान छुड़वाई 93 में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो देखें, जान आईएमएफ से छुड़वाना, हालात को काबू करना, ये सारे ना एक विजन के साथ होते हैं। अब विजन जो है वो जब तक हमारे अंदर विजन नहीं आएगा हम कुछ भी कर लें। आप यहाँ पे 100 नेल्सन मंडेला ले आए, आप कायदे-ए-आज़म को इवन दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोग अपना विजन। मैं कभी भी हुकूमत वक़्त को इसका जिम्मेदार डिक्लेयर नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। जबरदस्त। मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि ये सारी की सारी तब्दीलियाँ हमसे होनी है, पब्लिक से होनी है। हम देखें, आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब करो, एहसास छोड़ दो।
ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। अच्छा, हमें ये बड़ी बात कर रहे हैं आपके, मतलब वो अमेरिका या इंडिया हम इस लायक नहीं है कि वो हमारे साथ भाई दुश्मनी करें। आप देखें वो लोग कहाँ पे हैं? ऐसे ही है, एक हम दुनिया कहाँ की पे? 5वीं बड़ी इकानमी, एक पहली। हम कहाँ? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके इलाके में कोई एक बंदा हो जो अरबपति हो, ठीक है। आप मुझे बताएं उसके पास ये टाइम होगा कि वो गली की नुक्कड़ पे बैठ के चाय पिए और सियासत पे बात करें? या फिर वो जो गली में कोई बिल्कुल कमजोर सा है कोई इंसान होगा या कोई गरीब होगा, उसके साथ दुश्मनी पाले? वाह, सवाल ही नहीं पैदा। समझदारी देखो इसी में होती है। अब जाके पता चला कि भिखारिस्तान में कोई और भी है जो समझदार है, वरना वहाँ तो गलतियाँ करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हाँ मैंने करा क्या है। सब कुछ करने के बाद भी होता है करा क्या है। अपने देश की स्थिति को देखते हुए भी वीर तो ऐसे बनते हैं जैसे लगता है कि सब कुछ ये ख़त्म कर देंगे। अभी ये हड्डी पे कबड्डी खेलने जैसी बात होती है वैसे, लेकिन इसी पे कबड्डी खेलते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपनी गलती को खुद मानता है, और वो खास करके डूबता हुआ भिखारिस्तान। इस वक्त भी लोग सचमुच अगर सच को देख ले तो कहीं ना कहीं देश को बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि डूबते हुए भिखारिस्तान का इस टाइम रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। होता ना, अब इसी तरह ना इंडिया को ज़रूरत है, ना अमेरिका को ज़रूरत है, ना इसराइल को ज़रूरत है। हाँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मनी किसी और सेंस में है। ठीक है। हम उसका मुकाबला अपने हथियार बना के नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। हम उसका मुकाबला अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, एक अपनी विजन बना इकोनॉमी को बेहतर कर भाई सकते हैं। इकोनॉमी देखें, आज आप 2023 में जी रहे हैं। इस दौर में आप एटमी जंग तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। आपने अगर किसी मुल्क को तबाह करना, आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दो। ठीक हो गया। आप सिंपली, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई है। ठीक नहीं, अगर हम तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान किस हद तक गुजर सकता है पैसे के लिए। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने 3 एयरपोर्ट को बेच दिया, और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए नहीं हुआ कि वो एयरपोर्ट को संभाल नहीं पा रहा था। भाई इतने साल से एयरपोर्ट है, क्यों नहीं संभाल पाएगा? लेकिन बात अभी क्यों बेचने की हो गई? जब पैसे की बात आई, जब खाने के लिए, दाने दाने के लिए जब मरने लगा भिखारिस्तान, तभी उसे एयरपोर्ट क्यों बेचने की सूझी? अब ऐसी स्थिति में अपना एयरपोर्ट भी भिखारिस्तान का नहीं रहा। अब वहाँ से अगर कहीं गुजरना होगा भिखारिस्तान को, कहीं जाना होगा, तो उसके लिए भी गोरे लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, पतलून उतारनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कहीं से इजाज़त मिलेगी कि हाँ तुम जाओ। अपने ही घर में अपने ही लोगों को पूछने की कभी ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ तो गैरों से पूछना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है ना। पाकिस्तान की एक उम्मीद IMF, जिस पर ये पूरी भिखारिस्तान की इकोनॉमी टिकी हुई थी, जिसके ऊपर पूरी उम्मीद थी, IMF पे इनकी पूरी उम्मीद थी कि मुझे इनसे कर्ज मिलेगा, लेकिन उन्होंने इतनी कड़ी शर्तें भी रखी, ऊपर से अब तक कर्ज मिला भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भिखारिस्तान करेगा क्या? खिलाने के लिए कुछ तो उसको करना पड़ेगा। अब उसने अपने एयरपोर्ट को उठा के बेच दिया। कितनी अच्छी बात है ना। अभी आगे आप सुनते जाओ कि क्या क्या बेचने की बातें होती हैं। मैं तो कहती हूँ कि शरीफ साहब अपने जूते, अपने स्लीपर, अपने जो भी लग्जरी वस्तुएं हैं उनको भी बेच दें, बहुत अच्छा होगा। अपनी पैंट भी उतार के बेच दें, ताकि कम से कम इससे दिखे तो सही कि वो आवाम के लिए वहाँ के कर क्या रहे हैं। बहुत अच्छी बात होगी, और ये भी वक्त आएगा। अपनी पॉजिटिव सोच रखें। लेट्स सपोज आपने ये बात की, अगर किसी मुल्क को, किसी कंट्री को तबाह करना है, उसकी इकानमी को तबाह कर दो। हम अगर ये सोचें कि अगर हमने खुद आगे जाना है तो अपनी इकानमी को बेहतर कर लें, अपनी तबाह हुई इकानमी को बेहतर कर लें। हमने किसी को तबाह क्यों करना है? मैं एक बात कर रहा था कि मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जहाँ पे ये खड़े हैं, ये गुजरांवाला के एक मेन तिजारती मरकज है। बिल्कुल ऐसे ही हब है बिजनेस। मैं चैलेंज करता हूँ, और अभी आपके चैनल की वसातत से भी मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे आज सारे ताजर इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर बरादरी ने पहुँचाया। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन, ये लोग टैक्स एवेजन्स करते हैं, ये लोग टैक्स छुपाते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। वो जो टैक्स छुपाते हैं, ये लोग कंसील करते हैं अपनी इनकम को, वो जिसके एवज उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। वही टैक्स अगर सरकारी खजाने में जाए तो मैं कहता हूँ ये एक छोटी सी मार्केट आप कर लें कि आपका गुजरांवाला बड़ा डेवलप हो जाए। नहीं, ये तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम टैक्स दें अपना और बेईमानी ना करें, टैक्स चोरी ना करें, तो डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए ना। आपने इंडिया की बात की, 1991 में वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए। क्या वहाँ पे ताजरों ने रिफॉर्म लेके आए, वहाँ पे पब्लिक रिफॉर्म लेके, कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि लोग उनके साथ जुड़े? सर मैं बताता हूँ, देखें पॉलिसी तो आपके पास भी है, कानून आपके पास भी है,
लेकिन भाई उस पर अमल दरामद कौन करे? हम कानून को कानून, मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे मतलब मैं इस प्रोफेशन के साथ लास्ट 9 इयर्स से अटैच हूँ। मैं क्रिमिनल स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, हाँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो अब कानून तो कह रहा है कि एक बंदे ने ये क्राइम कमिट किया है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब वो बंदा इतना स्ट्रांग होता है, वो कानून को समझते नहीं है। ऐसे ही है। कल मेरे घर के बाहर 2 बच्चे 18-20 साल के गुजरते हुए हवाई फायरिंग करके चले गए। अब उन्हें पता है कि मैं ये करूंगा 13-20-65 का पर्चा मेरे पे होगा, ऐसे ही है। लेकिन उन्हें कानून का भार नहीं है। तो ये भार कैसे आएगा? ये हमारे दिमाग में हुकूमतों ने आके नहीं डालना। तरक्की याफ्ता कौमों को आप देखें, वो अपनी इस्लाह करती हैं, सेल्फ रिफॉर्म्स करती हैं, जब अपनी तक गलतियों को देखते हैं। अपनी गलतियों को देखते हैं, अनटिल अनलेस कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे। ठीक है। बतौर शहरी मुआशरा अफराद पे मुश्किल होता है, और अफराद जो है हवाई फायरिंग से याद आया, अभी इस इंसान ने ये बात बोला कि हवाई फायरिंग करते हुए 18 इयर्स के बच्चे जो थे वो जा रहे थे। तो ये आई थिंक भिकारिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ खुलेआम सरेआम ये सब चलता रहता है, सरेआम गोलियाँ चलती रहती है। तो ये कौन सी बड़ी बात है भिकारिस्तान के लिए? क्योंकि भिकारिस्तान जो एटमी ताकत है भाई, भिकारिस्तान जो है वो एटमी ताकत है, ये बात सबको बताना चाहिए। इसलिए वहाँ बच्चे बच्चे के पास गन है, बच्चे बच्चे के पास फायरिंग है। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आप कहाँ खड़े हो, किस दौर में खड़े हो। आप 2023 में खड़े हो, शायद आप ये बात भूल रहे हो। और अभी वो दिन दूर नहीं है जब आपको अपने एटमी ताकत को भी ख़त्म करना पड़ेगा, आपको सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वो भी दिन दूर नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर देखना तुम्हारा एटमी ताकत जो है, तुम्हारी जो ये एक अकड़ है वो कहाँ जाती है, एटमी ताकत वाली, यही देखना है। से बनते हैं। हाँ। अब एक इंडिविजुअली तौर पे अगर शख्स ठीक हो जाए, पॉजिटिव सोच रख ले, तो मैं समझता हूँ मुझे देख के आप भी करेंगे, आपको देख के वो भी करेगा, वो भी। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुकूमतों को छोड़ दें, हुकूमतों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर ऐसी सोच यूथ की होगी जो ये सोचेगा कि भाई ना तो इंडिया हमारा दुश्मन है, ना अमेरिका, ना इसराइल, बल्कि अगर हम अपनी गलतियों को कोई बेहतर कर लें, उनके ऊपर गौर करें, तो डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे बताएं फिर, ये जो कंसेप्ट हमें बना दिया गया है, बता दिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, इंडिया के थ्रू करवा रहा है, इंडिया हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, फ्लड आएगा तो इंडिया जिम्मेदार है, हवा चलेगी तो इंडिया जिम्मेदार है, ये सोच कैसे निकलेगी? ये सोच नहीं निकल सकती। नहीं निकल, मैं बताता हूँ, देखिए 1947 में पाकिस्तान बना जी बिल्कुल, 1947 से लेके 58 तक जी 11 सालों में आपके 8 वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। आप उसके बाद जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक मजाक समझा जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। फिर दूसरा 1962 में बनता है, कवानीन तो उसमें भी होते हैं। ठीक है। वो उस आइन में तो नहीं लिखा था कि यार ये अमेरिका की पॉलिसी है, इसराइल की पॉलिसी है। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आप ले, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अब मैं ये बात करने का, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको समझने के लिए भी एक सोच चाहिए। जी जी। एक कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ गया और विजन को बदलना कहाँ पे आ गया। हम अपने आइन को पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम जब उसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये आइन क्या है, हमने कैसे चलना है, फिर हमारी सोच बदलेगी। ठीक है, आपने उनके वहाँ पे कैसे रिफॉर्म्स आए, हमारे यहाँ पे, और यूथ में क्या फ़र्क है? मैं ये सवाल बड़ा पूछता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट होगी वो तो मेरी वजह से, इनकी वजह से, यूथ की वजह से होगी। हमारी यूथ में, इंडिया की यूथ में फ़र्क क्या है? वो अगर क्राइसिस में थे, आज क्राइसिस से निकल के बहुत आगे जा चुके हैं। आप कह रहे हैं हमारा मुकाबला नहीं है, ऐसा क्या किया उन्होंने? उनकी यूथ ने किया, पब्लिक ने किया, उनकी गवर्नमेंट ने किया, किसकी वजह से वो आगे गए? इसके लिए आपको ना तारीख में जाना पड़ेगा। ठीक है। 1967 में एक उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था सर सैयद अहमद खान के दौर में। ठीक है। उस दौर में सर सैयद अहमद खान ने जब तलीमी इनकलाब लाना चाह रहे थे तो वो पीट रहे थे मुसलमानों 1867 में कि मुसलमानों तलीम ले लो। मुसलमान कहते थे जी हम काफरों की तलीम क्यों ले, उन्होंने ले ली। ठीक है। आज वो बहुत आगे हैं। ठीक है। हम वो तलीम नहीं ले सके। आप ये मानना पड़ेगा तलीम में पीछे। जो सवाल आपका है कि ये कैसे होगा, भाई वो तलीम की कमी है। ठीक है। भिकारिस्तान से ऐसे ही रिएक्शन की मैं हमेशा उम्मीद रखती हूँ कि वो कहीं ना कहीं सच को मानते भी हैं लेकिन उसको हज़म नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस चीज़ को ही दिखाने के लिए रियल एंटरटेनमेंट या डेली स्वैग की वीडियो को उठाती हूँ, ताकि आप
तक आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचा सकूं, आप लोगों को ये दिखा सकूं कि हाँ वहाँ के लोग भी क्या सोचते हैं, क्या उन लोग की क्या राय होती है हमारे इंडिया के बारे में। आज हमारे देश की जो यूथ है वो इतना नहीं सोच सकती, इतना उसके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं कि भिखारिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों को हमारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे ताका झाकी करने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। सच तो ये है। तो यही रिएक्शन देखना होता है मुझे और आपको भी दिखाना होता है यही सब मौज मस्ती। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी वीडियो पर रिएक्शन दूँ तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।